बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जी, जब भी किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे तो सबसे पहला काम यह होता है कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना होता है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हों, चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हों, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी टेक्निक आप लगा लें, लेकिन पहला काम क्या होगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब आप चेक करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब x² वाली टर्म होनी चाहिए पहले, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। ये पैटर्न होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप चेक करें कि x² वाली टर्म बाद में है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो चीजें बराबर नहीं है, पहले इनको बराबर करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात लाजमी याद कीजिएगा कि x² जो है वो हर हाल में हमें पॉजिटिव चाहिए, x² को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी टर्म है, x वाली टर्म नेगेटिव हो सकता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो सकता है, लेकिन x² वाली टर्म को हम नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे। तो इधर आप चेक करें, x² वाली टर्म भी नेगेटिव में है। तो ये सारे काम हमने बराबर करने हैं, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन पे लगा लेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर x² इधर नेगेटिव है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 को भी मैं इधर शिफ्ट करूं नेगेटिव हो जाएगा। एक साइड पे 0 बन जाएगा ना, क्योंकि मुझे एक साइड पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर मैं इन दोनों चीजों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं तो एक साइड मेरा 0 बन जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या बात बनती है। 0 इज इक्वल टू, ये -x² है, इस साइड पे आके पॉजिटिव x² हो गया। ये 7x अभी लिखूंगा, क्योंकि 7x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब प्लस का 7x। ये 2 प्लस का है, इस साइड पे जाके -2 का हो जाएगा। अब आप चेक करें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना, x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। अब इज इक्वल टू 0 इस साइड पे होना चाहिए, मेरा इज इक्वल टू 0 इस साइड पे है, तो कोई बात नहीं। अब आप इसको सीधा करके लिखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे फर्क नहीं पड़ता। 0 इस तरफ है, आपने इसको उधर लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो चीजें बराबर हैं। अब आप एक चीज इस साइड पे रखें, दूसरा उस साइड पे रखें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जनाब आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बात हो गई। वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। यही है ना, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जनाब हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। इस बात को याद कर लीजिएगा कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इज इक्वल टू वो लगाना है। अगर x है तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर y है तो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर कुछ भी है a b c व्हाटसोएवर जो भी है। तो हमारा इक्वेशन x में है, तो मैंने भी लिख दिया x इज इक्वल टू ये चीज। अब आप चेक करें, आपका a किसके बराबर है, a के सामने x² के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो a आ गया 1, और b की जगह पे जनाब क्या लगा देंगे 7, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है, और c कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्या है, 2 है। यहां पे हम एक गलती करते हैं। अब देखिए यहां पे 2 नहीं है, असल में -2 है। इस माइनस को आपने छोड़ना नहीं है, अगर माइनस आपने छोड़ दिया समझ लें आपने गलती कर ली। तो हमेशा याद कर लीजिएगा माइनस उसके साथ पे लगना चाहिए। अब आपके पास क्या मुश्किल बात है, सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, आप जनाब सिर्फ फार्मूले में डाल देंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का लगा दिया, b की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी 7 प्लस माइनस अंडर द रूट b² मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर
माइनस फार्मूले का, 4 फार्मूले का, ए की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दूंगा विच इज 1 और सी की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दूंगा विच इज -2। 4ac और ये 4a और c, इनकी वैल्यूज डाल दी, डिवाइडेड बाय 2a, 2 लिख दिया और a की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी और वैल्यू है हमारे पास 1। अब इधर भी एक बात का ख्याल रखें, ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये सारा का सारा डिवाइड है, सिर्फ रूट के नीचे डिवाइड नहीं है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब तो कोई चीज रहती नहीं है, आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। और इधर आप चेक करें, ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब यहां से आगे ना पहले हम रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, रूट के अंदर चीजों को प्लस करें या माइनस करें, जो भी काम है सबसे पहले ये काम करते हैं। 49 प्लस 8 कितना आ जाता है, 57। ये क्या आ जाता है जनाब प्लस करने के बाद, 57 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। आगे आप चेक करें, आपने इस रूट को सिंप्लीफाई करना है। अब आप चेक करें 57 का रूट नहीं निकलता, देखें ना, जिस तरह हमें पता है 4 का रूट कितना आता है 2 और 16 का रूट 4 आ जाता है, इसी तरह 36 का रूट 6 आ जाता है। अब 57 का क्या रूट आएगा, देखिए फिर कुछ नंबर हैं जिनका रूट फाइंड आउट नहीं होता, उनको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो 57 भी एक ऐसा नंबर है जिसका रूट फाइंड आउट नहीं होता। 57 का कोई रूट निकलता नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बेशक इसको इसी तरह इसका आंसर लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।